हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं तथा यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो कि पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान है। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझाने की खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। यह आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देता। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान होती हैं। तो बहुबुद्धि विकास मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत का विकास गार्डनर द्वारा किया गया। सिद्धांत गार्डनर ने यह स्पष्ट किया कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकी होता है। बहुबुद्धि में केवल प्रतिभाएं हों जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जैविक वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं सामाजिक भूमिका के कारण न कि जैविक वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। तो ऐसी विशिष्टताओं को जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहते हैं। सामाजिक भूमिका के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही होने की संभावना सबसे कम है, अर्थात गलत कौन होगा? बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। तो यह चास्की का यह कथन सही है। भाषा और विचार में दो भिन्न गतिविधियां पाई जाती हैं। यह वाइगोत्सी से संबंधित है। यह भी सही है हमारा, ये दोनों सही हैं अर्थात सुमेलित है। भाषा विचार पर आधारित है। यह पियाजे से संबंधित है। और जबकि भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। यह बीएफ स्कैनर से संबंधित नहीं है। बीएफ स्कैनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, अतः विकल्प डी की सबसे कम सही होने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करना। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अधिगम एवं अधिकतम अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है कि शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की भी पहचान करनी चाहिए। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? तो इसमें से कथन कौन सा गलत है? तो शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बाकी तीनों आकलन के लिए सही है, लेकिन लगातार परीक्षाएं लेने से शिक्षार्थी के ऊपर दबाव बनता है, अतिरिक्त दबाव बनता है, इसलिए सही समय पे ही परीक्षण लेना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम क्षमता अक्षमता उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर एस, शिक्षक की शिक्षण शैली के अलावा अन्य सभी, जैसे जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता या शैशव काल में दिमागी बुखार के कारण शिक्षण की अक्षमता उत्पन्न हो जाती है। शिक्षार्थी के अंदर अधिगम की क्षमता, अर्थात बच्चा अपंग या किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से का शिकार रहेगा तो उसे अधिगम करने में अधिक समय लगेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? सीखने के आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन या आकलन और सीखना। तो इसका राइट आंसर
बी हो जाएगा। सीखने के लिए आकलन कुछ ऐसा है जिससे कि निर्माणात्मक आकलन के रूप में देखा जा सकता है। जैसे हम निर्माणात्मक रूप में यह आकलन करते हैं कि शिक्षार्थी अभी तक क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, उसका आकलन करते हैं, क्या उसमें कमियां हैं ढूंढते हैं। उसी प्रकार बावर्ची खाने को इसलिए चखता है कि उसमें क्या कमियां हैं या क्या उसका निवारण किया जा सके। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, निर्माणात्मक आकलन से संबंधित है या सीखने के आकलन से संबंधित है। एक समावेशी विद्यालय किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों पर मनन करता है? क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने या उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग रखते हैं? क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जब हम विशेष बालक को देखभाल के लिए अन्य समान बालकों से अलग करते हैं तो यह कथन सही नहीं है, क्योंकि अगर हम अन्य बालकों से उन्हें अलग करके उन्हें सिखाएंगे तो अपने आप को हीन महसूस करेंगे या डिसेबिलिटी के रूप में महसूस करेंगे। तो इसलिए हमें उन्हें उचित ढंग से सामान्य बालकों के साथ रखकर ही वो करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अंतःपरक अनुदेशन है सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन या अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधि या ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सीखने का आकलन। अंतरपरक अनुदेशन शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध स्वरूपों का प्रयोग करना अंतरपरक अनुदेशन कहलाता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या है? या अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी या बहुश्रमी। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी सामान्यतः अपसारी चिंतक होता है। तो राइट आंसर बी है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि, व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। ऐसे शिक्षार्थी सामान्यतः अपसारी चिंतन का गुण पाया जाता है। संस्कृति अथवा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा के वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। अक्षमता स्थापित करने वाले पहले विद्यार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। पारंगत मनोवैज्ञानिक का उपयोग करना चाहिए। वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि सांस्कृतिक और भाषिक रूप से वैविध्य कक्षा में यह निश्चित करने के से पहले कि शिक्षार्थी के विशिष्ट शिक्षा के वर्ग में आता है या नहीं, तो शिक्षक को उसके भाषा मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। अगला, इसे छोड़ देते हैं। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश डैश होती हैं तथा तब वे जल्दी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, वास्तविक। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होते हैं तो वे जल्दी सीखते हैं। तो राइट आंसर डी है हमारा। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। यह एक प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम। फैशन शो एक सामाजिक गतिविधि है जिसे देखकर शिक्षार्थी अनुकरण करने की कोशिश करता है। वह एक सामाजिक गतिविधि के अंतर्गत आएगा। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है व्यक्ति प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने में, विद्यालयों के पास उपलब्ध प्रासंगिक बनाने
तथा उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। और गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को उबारना अर्थात उन्हें दूर करना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सके। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, कुछ समय बाद वापस आ जाना चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्रचारित से बात करनी चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्ष के बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अनुदेशन कार्य या समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, अर्थात शिक्षण शैली में भी परिवर्तन करना चाहिए। अगला, बच्चे को फिल्म दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने पाया कि किशोरावस्था में किशोर को यदि आक्रामक व्यवहार का अक्सर पुनर्बलित होना का प्रेक्षण करने का मौका मिलता है या उसमें आक्रामक व्यवहार का अधिक प्रबल पाया जाता है, अतः वह फिल्मों में दिखाए गए हिंसक व्यवहार को जल्दी से सीख लेते हैं। किशोरावस्था में बच्चे जैसा देखते हैं या सीखते हैं वैसा ही सीखते हैं। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से कुछ तकनीकें जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं, तो इसमें से चिंता को दूर करने वाले परिणामों में से कौन सा सबसे कम प्रभावी है या गलत है? तो प्रश्न पत्र की संरचना या पैटर्न से परिचित होने पर परिणाम में सुधार होगा। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचने से परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समर्थन प्राप्त करना अर्थात सपोर्ट, विशिष्टताओं पर बल अर्थात विषय विशिष्टता पर बल देना, तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचने से परीक्षा के कारण होने वाली चिंता दूर न होकर बढ़ जाएगी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रम व्यवस्था संबंधित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ब्लूम ने संज्ञानात्मक थ्योरी दी है। अब 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है कि वह सोचता है कि उसे भविष्य में सहायता मिलेगी। बी अंग्रेजी के इसलिए पढ़ता है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। और सी या स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो अब स के उद्देश्य का क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ अनिपुणता की जगह निपुणता होना चाहिए। निपुणता। तो अंग्रेजी विषय के राइट आंसर ए हो जाएगा। अंग्रेजी विषय के भविष्य में सहायक के रूप में स्वीकार कर रुचि के साथ पढ़ता है, तो इसका उद्देश्य निपुणता प्राप्त करना होता है। जबकि ब अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त करके कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है, तो इसका उद्देश्य अंग्रेजी में अच्छा निष्पादन करने का है। और स अंग्रेजी को केवल इसलिए पढ़ता है कि उसे केवल पास करना होता है, ऐसा उसका उद्देश्य निष्पादन अपने का उपेक्षा करना होता है। निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण या संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सामाजिक विकास वातावरण के अनुसार ही होता है। निम्नलिखित हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्ता अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें क्या था या किसे थी? क्या हो सकता था? नवीन अनुभव प्राप्ति की इच्छा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा या अपने परिवार के नाम पर ख्याति। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उन्होंने आत्मख्याति या आत्मसिद्धि के लिए ऐसा कदम उठाया।
किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है? हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंध का विकास करना, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करना, या क्रोध एवं हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना अर्थात कंट्रोल करना। हम उम्र के साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो इसका राइट आंसर डी सबसे गलत है। हम उम्र साथियों के साथ किसी प्रतियोगिता या दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त अन्य सभी तथ्य यह संकेत करते हैं कि बच्चा संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित होता है अर्थात सामाजिक रूप से समायोजन करना सीखता है। प्रतिक्रिया का विलोम होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? आंशिक पुनर्बलन, निरंतर पुनर्बलन, दंड या मौखिक भर्त्सना। तो प्रतिक्रिया का विलोम होना आंशिक पुनर्बलन के अंतर्गत आएगा। जब पुनर्बलन नियमित न होकर अनियमित रूप से प्रदान किया जाता है, ऐसे पुनर्बलन को आंशिक पुनर्बलन कहते हैं। इस प्रकार प्रदान किए गए पुनर्बलन के बाद किसी भी प्रतिक्रिया का विलोपन अधिक कठिनता से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास के परिवेश में भूमिका का समर्थन करता है? कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा में अन्य शिक्षार्थी या विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। कुछ सदियों में बुद्धिलब्धांक परीक्षा में परीक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई। शताब्दियों में, यहाँ शताब्दी होगा। और एक समान जुड़वा बच्चे जिनका पालन लालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धिलब्धि 0.7 मान के उच्च है। या शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो प्रश्न हमारा पूछा है, कथन बच्चे के विकास के परिवेश के भूमिका का समर्थन करता है अर्थात विकास के परिवेश में भूमिका में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि पिछले कुछ 10 शताब्दियों में बुद्धिलब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन लगातार वृद्धि हुई। तकनीकी विकास एवं परिणाम के बदलता परिवेश बच्चों के विकास पर सीधा प्रभाव डाल रहा है। यह देखने में आया कि पिछले कुछ 10 शताब्दियों में अर्थात दशक में बुद्धिलब्धांक परीक्षाओं में बच्चों की औसत प्रदर्शन लगातार वृद्धि हो रही है। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला, पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठचर्या में ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील एवं पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यात करना चाहिए। या शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए वे इन पर पुस्तकालय या घर पर नोट्स बनाएं। या शिक्षक को पाठ्यपुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यात करना चाहिए जैसा कि दिया है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा कि शिक्षक के सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ उसे व्याख्यात या समझाना चाहिए। सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? सभी विकल्पों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना, अंतर वस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना, संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना, या गहन समझ के साथ एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण करना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सर्पिल संकल्पना से संबंधित गहन समझ के साथ एक लंबी अवधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण बढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र। उच्च प्राथमिक कथाओं में
कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उचित नहीं है? उचित नहीं है। यहाँ कक्षाओं, सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि वह मानवीय संबंधों की समझ हासिल करने में मदद करता है। या सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह बच्चों को सामाजिक यथार्थ के प्रति संवेदनशील बनाता है। या सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह विद्यार्थी को सामाजिक मुद्दों पर विमर्श व चिंतन के लिए प्रेरित करता है। या सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी पुराण एवं इतिहास के बारे में जान सके। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि इसलिए केवल नहीं जाना चाहिए कि मानवीय संबंध समझ हासिल कर सके, बाकी इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए चाहे बच्चों को सामाजिक यथार्थ के प्रति संवेदनशील बनना चाहे हो या सामाजिक मुद्दों के विमर्श और चिंतन के लिए प्रेरित हो। सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए। और अगला है सामाजिक विज्ञान इसलिए भी पढ़ाया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी को अपने इतिहास या के बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो ये तीनों कथन हमारा सही है और चौथा गलत है, ए गलत है, इसलिए यही राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पूछा उचित नहीं है। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इस प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? स्वतंत्र आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्र सेनानियों की भूमिका को उजागर करना, या विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति और उसके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों के क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना, या आदिम जनजातियों के विद्यार्थियों को कहना कि वे अपने अपने जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ जोड़ना। आदिम जनजाति शिल्प कृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारे हिसाब से डी हो जाए, सी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर की में बी दिया है लेकिन सी होगा कि आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना, नहीं सॉरी बी होगा। सभी विद्यार्थियों को अपनी अपनी संस्कृति और उनसे जुड़े अधिक मूल्यवान व्यक्ति या वस्तु के बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों को क्रियात्मक शोध या बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा जा सकता है। तो यही सही होगा। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।